कहाँ है सूरज? इस वक्त तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? घबराने की कोई बात नहीं, उसकी हड्डी पसली एकदम सही सलामत है। सूरज की सलामती की खबर देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश को शायद आप नहीं पहचान पाए। पहचानेंगे भी कैसे? प्रकाश कितना भी चमकीला हो, दुनिया सूरज की ही पूजा करती है। कुछ ऐसा ही इस फिल्म के पर्दे पर हो रहा था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा और सूरज वर्मा का किरदार निभाने वाले इस एक्टर को तो इस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया था, जबकि ये प्रकाश पर्दे पर चमकने की तमाम छटपटाहटों के बावजूद मानो किसी अंधेरे में डूब गया। लेकिन दोस्तों, एक जर्रा सा बीज कुछ समय के लिए मिट्टी में दब भी जाए तो वक्त आने पर धरती चीर कर निकलता है और बड़ा पेड़ भी बन जाता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिसने एक्टिंग के इम्तिहान में तो राजेश खन्ना को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जिसकी किस्मत में आसमान बनना लिखा हो, एक सितारा बनकर क्यों चमकता। देर से ही सही, उसने इतने सारे सितारे पैदा कर दिए कि उनकी रोशनी में राजेश खन्ना तो क्या, एक दिन अमिताभ बच्चन का स्टारडम भी फीका पड़ता दिखा। साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन और फिल्म फेयर मैगजीन ने मिलकर एक टैलेंट हंट का आयोजन किया। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन में उस वक्त के बड़े निर्माता बी.आर. चोपड़ा, बिमल रॉय, जी.पी. सिप्पी, एच.एस. रावेल, नासिर हुसैन, जे.एम. प्रकाश, हेमंत कुमार और सुबोध मुखर्जी शामिल थे। फाइनल ऑडिशन के दौरान पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करके निकले इस लड़के से जज ने कहा, चलिए हमें कुछ करके दिखाइए। उसने कहा, सर आपने मुझे एक सीन दिया है वही, या मैंने एक दृश्य खुद लिखा है वो करके दिखाऊं? बी.आर. चोपड़ा ने कहा, हमें अपना सीन करके दिखाओ। उसने एक जज और अपराधी के बीच संवाद का एक दृश्य एक्टिंग के माध्यम से दर्शाया, जिस पर खूब तालियां बजी और सभी जज इस लड़के से इम्प्रेस्ड नजर आए। हालांकि कई और एक्टर्स ने भी उन्हें प्रभावित किया और फाइनल कॉन्टेस्ट में आखिरकार जिन 5 लोगों को चुना गया था, उनके नाम कुछ इस प्रकार थे: सुभाष घई, जतिन खन्ना, धीरज कुमार, फरीदा जलाल और बेबी सारिका। और इस किताब की माने तो ऑडिशन के अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, जिसकी ही पत्रिका फिल्म फेयर ने इस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था, उसके पत्रकार और कॉन्टेस्ट के प्रभारी मोहम्मद शमीम ने सुभाष घई को फुसफुसाते हुए बताया कि तुम्हें सभी मेल कॉन्टेस्टेंट्स में अव्वल आंका गया है, यानी तुम पहले नंबर पर हो, जतिन खन्ना दूसरे और धीरज कुमार तीसरे नंबर पर। घई की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उनकी ही बायोग्राफी की ये लाइन कोट करें तो फिल्म इंडस्ट्री किसी तर्क पर नहीं चलती। यहाँ तर्क तकदीर से अक्सर मात खा जाया करता है, और तकदीर जतिन खन्ना के पक्ष में थी। ऑडिशन के अगले दिन प्रख्यात निर्माता निर्देशक जी.पी. सिप्पी के दफ्तर में एक बैठक हुई। वो उन दिनों एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म राज बना रहे थे, जिसके लिए नए कलाकार की तलाश थी। उन्होंने टैलेंट हंट में सिलेक्टेड सुभाष घई के बारे में पूछा तो डायरेक्टर रविंद्र दवे ने कहा कि वो तो अपना डायलॉग ही ठीक से नहीं बोल पा रहा। फिर दूसरे सिलेक्टेड लड़के को टेस्ट करने के लिए कहा और जतिन खन्ना को अगले संडे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। जानकारों की माने तो जतिन ने सुभाष के मुकाबले कैमरे पर बेहतर प्रदर्शन किया और उन्हें इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। जतिन खन्ना को स्क्रीन नेम मिला राजेश खन्ना। इधर सुभाष घई अब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के उन सभी निर्माता निर्देशकों के हाथ चक्कर काटने लगे जिन्होंने कॉन्टेस्ट में उनकी एक्टिंग की प्रशंसा की थी। बी.आर. चोपड़ा से लेकर सुबोध मुखर्जी तक उनसे गर्मजोशी से मिले, लेकिन अभी इंतजार करने को कहा। नासिर हुसैन ने बताया कि मैं बहारों के सपने नाम से कहानी पर काम कर रहा हूं और इसमें तुम्हें हीरो लेने पर विचार कर रहा हूं। कुछ दिन बाद आना जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाए। सुभाष को लगा कि अब तो ब्रेक मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब वहां गए तो पता चला कि इस फिल्म में भी राजेश खन्ना को ले लिया गया। कारण यह था कि सिप्पी और नासिर हुसैन में सहमति बनी थी कि दोनों अपनी अपनी फिल्मों में एक ही एक्टर को ले रहे हैं तो उसके प्रमोशन पे होने वाला खर्च भी साझा कर सकते हैं। और सुभाष को नसीहतें मिलती रहीं कि बस मिलते रहा करो, कुछ भी काम होगा तो तुम्हें जरूर देंगे। इसी तरह सुबोध मुखर्जी ने शागिर्द फिल्म में उन्हें लेने का भरोसा दिलाया था, लेकिन बाद में जॉय मुखर्जी को ले लिया। पूछने पर मुखर्जी ने कहा कि सुभाष तो एक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पतला बहुत है। वक्त बीतता रहा,
सुभाष घई को बतौर एक्टर कुछ फिल्मों में छोटे मोटे काम भी मिले, जिनमें शक्ति सामंत की फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश का ये छोटा रोल भी शामिल है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से राजेश खन्ना की हिट फिल्मों का सिलसिला अगली 15-16 फिल्मों तक नहीं थमा और इस दौरान उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया। उनके स्टारडम की चमक इतनी तेज थी कि पहली बार किसी को कहा गया सुपरस्टार। और दोस्तों, उन्हीं दिनों सुभाष घई के खैर ख्वाहों ने कहा कि बेटा तुम यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के चक्कर में अपना करियर मत खराब करो, एक्टिंग का सपना छोड़ो और कुछ लिखो पढ़ो। लिखने से मतलब शायद फिल्म लिखने से भी हो, क्योंकि सुभाष को कहानियां और नाटक लिखने का शौक था। वो भरत भल्ला नाम के राइटर के साथ मिलकर फिल्मी कहानियां लिखने लगे। प्रोड्यूसर से परिचय तो था ही, लोग उनकी कहानियां पढ़ने लगे और कईयों ने खरीदना भी शुरू कर दिया। कुछ एक पर फिल्में भी बनी और इसी दौरान प्रोड्यूसर एन सिप्पी को घई की एक कहानी इतनी पसंद आई कि इस पर उन्होंने फिल्म बनाने का मन बना लिया। और जब कहानी को कुछ अच्छे फाइनेंसर्स भी मिल गए तो एक दिन उन्होंने घई को अपने घर पार्टी में बुलाया और सरप्राइजिंगली ऐलान कर दिया कि इस फिल्म का निर्देशन तुम करोगे। बतौर एक्टर घई की ही सिफारिश पर उस शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया, जो कभी FTII के दिनों में उनके साथ एक लॉज में रहते थे, जहां प्रति खाट किराया 10 रुपए हुआ करता था। और दोस्तों, कालीचरण की कामयाबी ने सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को ही पॉपुलर कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा बीते 4-5 साल से विलेन बने घूम रहे थे। पहली बार उन्हें हीरोइक एक्सपोजर मिला, जबकि सुभाष घई को 2 और फिल्में निर्देशन के लिए मिली, विश्वनाथ और गौतम गोविंदा। यहां तक आते आते उन्हें भरोसा हो गया कि वो फिल्में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और तब उन्होंने हाथ में लिया एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसने सुभाष घई को चोटी के निर्देशकों में ला खड़ा किया। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम बॉलीवुड के क्षितिज से ओझल हो चुका था और बीते 5 सालों से अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम बूम बूम कर रहा था। कोई ऐसा साल नहीं जब अमिताभ बच्चन की 1 या 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर न हुई हो। 78 से 82 तक तो बॉक्स ऑफिस पर पूरे साल बच्चन ही बच्चन गूंज रहा था। हालांकि ऐसे में सुभाष घई ने दिलीप कुमार और संजय दत्त को लेकर साल 82 की टॉप ग्रॉसर फिल्म दे डाली विधाता, और अब उनकी सीधी टक्कर प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा जैसे चोटी के निर्देशकों से होने लगी। साल 83 में हीरो जैसी सुपरहिट फिल्म के साथ जैकी और मीनाक्षी जैसे सितारे भी दिए। फिर मेरी जंग, कर्मा और राम लखन के साथ ही अनिल कपूर को उस मुकाम पर ला दिया जहां उन्हें हिंदी सिनेमा का मिस्टर इंडिया भी समझा जाने लगा। साल 1991 में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बुढ़ाते लेकिन दिग्गज सितारों के दम पर एक बेहद सफल फिल्म देने वाले घई की पॉपुलैरिटी अब नए मुकाम पर जा पहुंची और 93 में खलनायक की कामयाबी तक तो उन्हें बॉलीवुड का शोमैन भी कहा जाने लगा। और दोस्तों, राज कपूर के बाद हिंदी सिनेमा में केवल घई को ही ये तमगा नसीब हुआ। घई ने अपने करियर में करीब 20 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें 13 ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट रही। और इस रिकॉर्ड को तो वो दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कभी नहीं छू पाए थे, जिन्होंने कभी सुभाष घई को एक्टिंग के लिए चक्कर कटवाए थे। इसे घई का शौक कहिए या कोई व्यावसायिक व्यंग, वो अपनी हर फिल्म में 1 सेकंड के लिए ही सही लेकिन दिखते जरूर थे। तुझे याद किया